2026-27 का बजट आ गया है। जनता में उत्साह था, शायद इस बार उन्हें कुछ राहत मिले, टैक्स थोड़ा कम हो, कमाई थोड़ी बढ़े। लेकिन मार्केट का मूड देखकर लगता नहीं है कोई खास राहत मिलने वाली है। जिस आर्थिक संकट का जिक्र इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिला, उसका कोई निदान वित्त मंत्री के भाषण में नजर नहीं आया। सरकार अपनी सारी नाकामियों के लिए परिस्थितियों को जिम्मेदार मानती है, कभी वैश्विक राजनीति तो कभी जनता को ही दोषी बताती है। देश के कॉरपोरेट सेक्टर को भी अच्छी खासी डांट सुनाई गई है। आज के इस वीडियो में हम देश सरकार की अर्थनीति को समझने का प्रयास करते हैं। बजट क्यों बनाया जाता है, कैसे बनता है और कैसे बेहतर हो सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। अगर बाजार पब्लिक की सारी जरूरतों को पूरा करने में समर्थ होती तो शायद हमें कभी किसी सरकार की जरूरत नहीं पड़ती। पर इतिहास हमें बताता है, ऐसा काल कभी आया ही नहीं जहां इंसान के लालच का अंत मिला हो। मनोविज्ञान हमें बताता है कि इंसान के सामने 3 मुख्य चुनौतियां ऐसी हैं जिसे चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता: खाना, संभोग और खतरा। खतरों का अनुमान ना लगा पाने के कारण वह जितना संसाधन अपने लिए बटोर सकता है, कोशिश में लगा रहता है। जितना हो सके बाजार को घर में लाने में लगे हुए हैं लोग, लेकिन बाजार से आज तक कोई प्रेम नहीं खरीद पाया। करुणा, संवेदना, दया जैसे उत्पाद फैक्ट्रियों में नहीं बनते। इसलिए व्यक्ति को बाजार से भी कुछ ज्यादा चाहिए। उसे स्नेह चाहिए, थोड़ा लाड प्यार चाहिए, थोड़ी देखभाल चाहिए। वैसे तो ये सब चीजें भी आजकल बाजार में मिलने लगी हैं। प्राइवेट स्कूलों, अस्पतालों, होटलों में पैसों से आपको यह सब मिल भी जाएगा, पर वहां भी आपको संतोष नहीं मिलेगा। हर किसी के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि यह सुख भी बाजार से खरीद पाए। जब समाज किसी को भूख से मरते, बाढ़ में डूबते, भूकंप से त्रस्त इंसानों को देखता है तो और डर जाता है। इस डर का कोई समाधान हमें बाजार दे नहीं पाता। समाज के संकटों से लड़ने के लिए जो आगे आया वह राजा बन गया। कुछ सदियों तक तो राजशाही ठीक ठाक चलती रही, फिर पब्लिक राजा से डरने लगी। कुछ ऐसा ही डर हमें लोकतंत्र तक ले आया और आज फिर ऐसी हालत है जहां पब्लिक अपने ही बनाए सिस्टम से डरने लगी है। वह पुलिस से लेकर डॉक्टर से डरती है। ऐसी दशा में यह बहुत जरूरी है कि हम भारत के लोग इस बात को समझें कि देश चल कैसे रहा है। कोई भी सरकार हो, उसे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए पैसे चाहिए। सरकार के पास पैसे आने के 4 मुख्य रास्ते हैं। पहला तो टैक्स, दूसरा मुनाफा, तीसरा ब्याज और चौथा उधार। सरकार या तो सीधे जनता पर टैक्स लगा सकती है, जैसे इनकम टैक्स, या फिर उंगली टेढ़ी कर भी टैक्स वसूलती है, जैसे जीएसटी। जितना भी टैक्स सरकार ले रही है, भरते हम भारत के लोग ही हैं। कितना अच्छा होता कि हमें वेतन भी मिलता और टैक्स भी ना भरना पड़ता। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब सरकार पर्याप्त मुनाफा कमाए। सरकार को सबसे ज्यादा मुनाफा पीएसयू या पब्लिक सेक्टर की संस्थाओं से आता है, जैसे रेलवे, जो आज भी देश में सबसे ज्यादा भर्ती निकालती है। अगर मुनाफा हद से ज्यादा हो तो सरकार देश विदेश के विकास के लिए निवेश करती है और ब्याज कमा सकती है। ऐसे में कर्ज लेने की उसे कभी नौबत ही नहीं आएगी। तब आएगा राम राज्य। अगर ऐसा होने लगा तो 15-15 लाख अपने आप ही सबके अकाउंट में भी आ जाएंगे। लेकिन हालात ऐसे हैं कि सरकार ही उधार पर चल रही है। मेरी समझ से इसका कारण निजीकरण है। उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं।
शिक्षा एक आवश्यक जरूरत है। अशिक्षित समाज लोकतंत्र नहीं चला सकता, क्योंकि अर्थ अज्ञानता में नहीं है। इसलिए जो जितना पढ़ा लिखा होगा उसकी कमाई उतनी ज्यादा होनी चाहिए, अगर वह अर्थ के उत्पादन में अपनी भूमिका ईमानदारी से निभा रहा है तो। पर ऐसा होता नजर तो नहीं आता। कभी सोचा है क्यों? आपका अनुमान बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार जब अपने चरम पर पहुंचता है तब शिक्षा चौपट हो जाती है, या जब शिक्षा चौपट हो जाती है तब भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंचता है। हाल में वैश्विक स्तर पर निजीकरण अपने चरम पर पहुंच चुका है। ऐसे में होता यह है कि सरकार टैक्स का पैसा निजी क्षेत्रों में निवेश करने लगती है ताकि ब्याज से मुनाफे की भरपाई कर पाए। जो पैसा उसे मानव संसाधन के विकास और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने में प्रयोग करना था, अब वह बाजार में मुनाफा के लिए निवेश हो रहा है। सरकार का प्लान तो अच्छा है पर काम नहीं कर रहा, क्योंकि निजी क्षेत्र में जिसे मुनाफा हुआ वह दुनिया के अमीरों में शरीक होता जा रहा है और देश उनकी शादियां देखकर दंग है। बेचारे जिनका दिवालिया निकल गया वे देश से भी निकल गए। आप खुद सोचिए, अगर आपके पास खाने को रोटी नहीं है तो क्या आप शेयर बाजार में निवेश करेंगे? बच्चों को पढ़ाने से लेकर बाप के मृत्यु प्रमाण पत्र तक के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी हम लाखों की फीस भर रहे हैं। क्या यह रिश्वत नहीं है? क्या सिर्फ सरकार ही घूसखोर है? क्या हमने सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पैसे नहीं दिए हैं? खैर, कैसे भी हो, अब सरकार के पास पैसा आ गया। देखते हैं इसे खर्च करने के लिए उसकी समकालीन प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो सरकार के पास अगर कोई उधार है, ब्याज है, तो उसे उतारने की कोशिश होनी चाहिए। फिर जितनी सैलरी, पेंशन आदि का भुगतान है वह करें। उसके बाद अपनी योजनाओं के अंतर्गत उन्होंने जो सब्सिडी दे रखी है उसकी आपूर्ति करें। उसके बाद देश के सुरक्षा कानून के राज को सुनिश्चित करने में खर्च करें। तब जो पैसा बचे उसमें समाज सेवा करें, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी हटाओ आदि इत्यादि। पर स्थिति बड़ी चिंताजनक है जब सरकारें देश की सुरक्षा को भी निजी हाथों में सौंप रही है। जब तक किसी को अशिक्षा से, बीमारी से, युद्ध से मुनाफा होता रहेगा, कोई सुरक्षित नहीं बचेगा। सरकार की पहली प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य होनी चाहिए, जो हमें सिर्फ वहीं मिल सकती है जहां हम रहते हैं। इसलिए मेरे अनुमान से स्थानीय सरकारी इकाई के पास टैक्स का इतना हिस्सा सीधे पहुंचना चाहिए कि केंद्र से राज्य, राज्य से पंचायत और पंचायत से स्कूल तक टपकते टपकते बूंद बूंद को जनता तरस न जाए। टैक्स का इतना हिस्सा सीधे पंचायत तक पहुंचना चाहिए कि हमारे पड़ोस का स्कूल और अस्पताल जीवन के पक्ष में हो। पब्लिक पालिका की प्रस्तावना इसी दिशा में एक आर्थिक परियोजना है जो आपके ध्यान को अभिलाषी है। वैसे तो सरकार का काम नहीं है बम बारूद बनाना, पर कई ऐसी आपदाएं हैं जिसके लिए इनकी जरूरतें पड़ सकती हैं, मगर इसे निजीकरण से बचाना चाहिए। बंदूक बनाने से अगर किसी को फायदा होता रहेगा तो वह रक्षक और भक्षक दोनों को ही अपना शिकार बनाता रहेगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं।